हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। आज मैं फिर हाजिर हूँ पिछली वीडियो का पार्ट 2 लेकर। पिछली वीडियो में हमने शिक्षा में मनोविज्ञान की विधियों के बारे में बात की थी, जिनमें सबसे पहले अंतर्दर्शन विधि और प्रयोगात्मक विधि के बारे में हमने बात की थी। आज हम प्रक्षेपण विधि और उपचारात्मक विधि या फिर केस स्टडी के बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीवन वृत्त विधि यानी क्लिनिकल और केस स्टडी मेथड मनोविज्ञान की यह एक प्रमुख विधि है। इसे मनोवैज्ञानिक ने चिकित्सा शास्त्र से ग्रहण किया है। इस विधि का उपयोग नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्ति के रोगात्मक लक्षणों को पहचानने के लिए किया गया था। यानी इस विधि का प्रादुर्भाव ही चिकित्सा शास्त्र से हुआ है। यानी इस विधि को उन लोगों के बारे में जानने के लिए इसको विकास किया गया जो रोगों से ग्रस्त है तथा उन रोगों से संबंधित लक्षण के बारे में जानने के लिए। मनोवैज्ञानिक किसी एक व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए इस विधि का प्रयोग करता है। जैसे व्यक्ति के जीवन में सभी तरह की घटनाओं जो उसकी माँ के गर्भ से आने वाली समय से घटित हो रही हैं, एक विस्तृत इतिहास तैयार करते हैं। इसलिए इस विधि को केस विवरण भी कहा जाता है। यानी किसी भी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए जब वो अपनी माँ के गर्भ में था और जब वो इस दुनिया में आया तब से लेकर जब तक उसकी वो समस्या घटित हो रही तब तक एक केस स्टडी की जाती है। यानी एक विस्तृत इतिहास बनाया जाता है और केस विवरण भी इसे कहा जाता है। इस विधि शिक्षा मनोविज्ञान में व्यक्तित्व के गुण दोष तथा उसकी असमानताओं के अध्ययन में जीवन वृत्त विधि को से काम लिया जाता है। यह विशेषता मानसिक चिकित्सा में रोगों के कारण पता लगाने के लिए प्रयोग की जाती है। यानी इस विधि को व्यक्ति के जो भी व्यक्तित्व होते हैं उसके व्यक्तित्व में जो गुण दोष होते हैं उसकी जानने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। केस स्टडी की जाती है व्यक्तियों पर। को ज़्यादातर उपयोग रोगों के लक्षण पहचानने के लिए किया जाता है। तो ये किसी घटना स्थिति या घटनाक्रम का गहन और विस्तृत विश्लेषण या सघन को ज़्यादातर उपयोग रोगों के लक्षण पहचानने के लिए किया जाता है। तो ये किसी घटना स्थिति या घटनाक्रम का गहन और विस्तृत विश्लेषण या सघन अध्ययन के द्वारा अध्ययन का विषय कोई व्यक्ति, समूह, समुदाय, समाज, संगठन, प्रक्रिया या सामाजिक जीवन की कोई भी इकाई हो सकती है। अब बात करते हैं इस संबंध के गुण के बारे में। नैदानिक विधि में मनोवैज्ञानिक चूंकि प्रत्येक अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति का एक अलग विस्तृत इतिहास तैयार करके उसके कारकों का पता लगाते हैं, इसलिए इस विधि के द्वारा व्यक्ति का गहन अध्ययन संभव होता है। यानी इस विधि के द्वारा ऐतिहासिक विवरण तैयार किया जाता है। इसलिए इस विधि के द्वारा किसी भी व्यक्ति के पास्ट के बारे में भी जाना जा सकता है। नैदानिक विधि द्वारा व्यक्ति के मानसिक तथा शारीरिक विकास क्रम को अच्छी तरह जांचा जा सकता है। इस विधि द्वारा अध्ययन करने में मनोवैज्ञानिकों को इस बात की भरपूर जानकारी जाती है कि व्यक्ति किन किन व्यक्तिगत अवस्थाओं से गुजर चुका है तथा उनका प्रभाव उनके शरीर और मानसिक विकास पर कितना पड़ रहा है। तो इस विधि के द्वारा इस विधि में जब बालक अपनी माँ के गर्भ में रहता है और जब तक उसका जीवन काल चल रहा है, जब तक उसे किसी भी रोग के लिए उसमें लक्षण प्रतीत हो रहे तब तक का एक गहन विस्तृत इतिहास यानी स्टडी की जाती है। पूरा लेखा जोखा बनाया जाता है। इससे पता चल जाता है कि व्यक्ति किन किन व्यक्तिगत अवस्थाओं से गुजर चुका है, किन किन प्रॉब्लम से गुजर चुका है, उसका विकास किस गति से हो रहा है। नैदानिक विधि में चूंकि अध्ययन का आधार केस विवरण होता है, अतः इस विधि में एक व्यक्ति की समस्या व उनके संभावित कारणों पर सीधा प्रकाश डालने का सुनहरा अवसर मनोविज्ञान को प्राप्त होता है। इस विधि में केस विवरण किया जाता है। यानी किसी भी व्यक्ति के बारे में स्पेसिफिक गहन डिटेल में अध्ययन किया जाता है। तो इस विधि के द्वारा व्यक्ति की संभावित समस्याओं कारणों पर प्रकाश डाला जाता है। विधि के दोष के बारे में बात करते हैं। नैदानिक विधि में व्यवहार के अध्ययन का आधार व्यक्तिगत विकास इतिहास होता है, जो व्यक्ति के माता पिता, दोस्त तथा पड़ोसी द्वारा दिए गए सूचनाओं पर आधारित होता है। अक्सर देखा गया कि माता पिता, दोस्त या पड़ोसी व्यक्ति की सच्ची घटनाओं का, तथ्यों का, विशेषकर वैसी घटनाओं या तथ्यों को जिनका संबंध नैतिकता से होता है, छिपा लेते। फलस्वरूप उनके द्वारा प्रदत्त सूचनाएं दोषपूर्ण हो जाती और उनके आधार पर जो अध्ययन किया जाता है वह भी निर्भर योग्य नहीं होता। यानी इस विधि में जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है वह दोस्त, माता पिता या फिर पड़ोसी से लिया जाता है। या तो माता पिता, पड़ोसी या दोस्तों को उतनी जानकारी नहीं होती, या फिर अगर उन्हें जानकारी भी होती तो वो रियल फैक्ट वाली चीज़ें नहीं बताते। इससे क्या होता है कि हमारा जो प्रयोग है वो प्रभावित हो जाता है और जो निष्कर्ष निकलते हैं वो भी वैध नहीं होते हैं। व्यक्ति के बारे में पूर्ण विवरण तैयार किया करने में जो सूचनाएं प्राप्त होती है या जो इतिहास तैयार होता है उसकी सत्यता की जांच करने का कोई उपयुक्त तरीका नैदानिक विधि में नहीं है। यानी जो हम पड़ोसियों, दोस्तों, रिश्तेदारों से डाटा कलेक्ट करके जो हम निष्कर्ष निकालते हैं उसको जांचने, उसकी सत्यता को जांचने के लिए इस विधि में कोई अलग से विधि नहीं है। नैदानिक विधि द्वारा व्यक्ति की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक है कि मनोवैज्ञानिक काफी प्रशिक्षित हो तथा उन्हें साक्षात्कार और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उत्तम ज्ञान हो। प्राय देखा गया कि किट्स विधि का उपयोग एक साधारण मनोविज्ञान भी करने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में इनमें प्राप्त तथ्यों पर अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता। यानी कहा जा रहा है कि इस विधि में सबसे बड़ी समस्या यह होता है कि व्यक्ति की समस्या पर अध्ययन करने के लिए किट्स विधि का भी प्रयोग किया जाता है। जबकि इस विधि का प्रयोग करने के लिए या तो व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा हो या फिर उसे साक्षात्कार करना आता हो। क्योंकि जब किट्स विधि का उपयोग किया जाता है तो इससे जो तथ्य प्राप्त होते हैं यानी जो डाटा कलेक्ट होते हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता या उनकी वैधता उतनी सत्यापित नहीं होती है। नैदानिक विधि में वस्तुनिष्ठता कम तथा आत्मनिष्ठा और अंतर्दृष्टिता अधिक होती है। व्यक्ति एक ही केस विवरण का विश्लेषण यदि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा किया जाता है तो उसमें एकरूपता की कमी पाई जाती है। इससे नैदानिक विधि की विश्वसनीयता में कमी आ जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति के संबंध में कोई मनोवैज्ञानिक या अनुसंधान करता अगर अनुसंधान कर रहा है या डाटा कलेक्ट कर रहा है तो एक तो उसका अपना ही एक परिप्रेक्ष्य होगा, उस व्यक्ति को देखने का एक अलग ही ऑब्जर्वेशन होगा। यदि इन्हीं परिस्थितियों के बारे में किसी अन्य वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक से अध्ययन कराया जाए तो परिस्थितियाँ विपरीत हो जाती और डेटा भी अलग निकलते हैं। इस केस अध्ययन में यदि अध्ययन में सम्मिलित किया गया व्यक्ति का स्वरूप कुछ अनोखा है तो इससे प्राप्त निष्कर्ष का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। यानी इस विधि के द्वारा जो निष्कर्ष निकलता है उसका सामान्य जीवन में सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। प्रेक्षण विधि या अवलोकन विधि के बारे में यानी ऑब्जर्वेशन वो होता है जो हम देखकर महसूस करते हैं या फिर मान लेते हैं। निरीक्षण विधि व्यवहार के अध्ययन करने की एक सुविधाजनक और उपयुक्त विधि यानी प्रक्षेपण विधि को अवलोकन विधि और साथ ही साथ निरीक्षण विधि भी कहा जाता है। इस विधि में व्यवहार के अध्ययन की उपयुक्त और सुविधाजनक विधि है।
अपने दिन प्रतिदिन की जिंदगी में बालक जिस प्रकार का व्यवहार करता है उसका उसी रूप निरीक्षण करते रहने से उनके व्यवहार और व्यक्तित्व संबंधी गुणों से भलीभांति परिचित हुआ जा सकता है। कई बार हमें जिस प्रकार के व्यवहार और व्यक्तित्व संबंधी गुणों का विशेष रूप से पता लगाना होता है, उन व्यवहारों को घटित होने के लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी होती है, जैसे कि किसी व्यक्ति की ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए जानबूझकर कोई मूल्यवान वस्तु या धनराशि उसके लिए छोड़ दी जाए। परिस्थिति चाहे स्वाभाविक रूप से पैदा हो या कृत्रिम रूप से, उसमें जिस प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन व्यक्ति या सामूहिक रूप से बालकों द्वारा किया जाता है, उसका निरीक्षण उन अनेक व्यवहार और व्यक्तित्व गुणों का पता लगाता है। यानी किसी के बारे में अगर हमें ऑब्जर्वेशन करना है, यानी पता लगाना है कि वो किस प्रकार का व्यक्ति है, तो हम या तो फिर कोई ऐसी आर्टिफिशियल स्थिति उत्पन्न करें जिससे उसकी ईमानदारी का, उसके जेस्चर का, उसके व्यवहार का पता लगा जा सकते कि ये एक सही जेस्चर है या फिर गलत है, या फिर कोई सच में कोई परिस्थिति या घटना हो रही है और उस परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार कैसा है आदि का पता हम अवलोकन विधि यानी ऑब्जर्वेशन के द्वारा ही लगा सकते हैं। ऑब्जर्वेशन विधि को के द्वारा हम किसी की चीज को देख कर पता लगाते हैं, यानी ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तब उस संबंध में निष्कर्ष निकालते हैं। इस विधि में अवलोकनकर्ता जो होता है वो स्वतंत्र रूप से निरीक्षण और विचार करता है, वो घटनाओं को अपने दृष्टिकोण से देखता है और आप उसके पूर्वग्रह भी सम्मिलित होते हैं, यानी पहले से जो वो ऑब्जर्व कर चुका है वो भी होते हैं। प्रक्षेपण विधि का अर्थ एवं संकल्पना। मनोविज्ञान की दूसरी प्रमुख विधि प्रक्षेपण विधि है। सन 1913 में जब वाटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की तो मनोविज्ञान को नए ढंग से परिभाषित करते हुए यह कहा गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है जिसकी अध्ययन विधि अंतर्निरीक्षण न होकर प्रक्षेपण विधि। तभी से प्रक्षेपण विधि का जन्म हुआ और वाटसन इसके प्रतिपादक है। आज भी यह विधि मनोवैज्ञानिक अध्ययन की एक प्रमुख विधि बनी हुई है, यानी ये इस विधि का प्रादुर्भाव 1913 में हुआ था जब मनोविज्ञान को एक व्यवहारवाद का विज्ञान माना जाने लगा था। तो इस विधि के आने के बाद ही अंतर्निरीक्षण विधि का प्रयोग कम होने लगा। इसके विपरीत आज मनोवैज्ञानिक इसी विधि का उपयोग ज्यादा करते हैं। अब बात करते हैं इस विधि से संबंधित गुण के बारे में। इस विधि में प्रक्षेपण वस्तुनिष्ठ तथा अवैयक्तिक होता है, फलस्वरूप इससे प्राप्त निष्कर्ष काफी विश्वसनीय तथा वैध होता है। एक उदाहरण लीजिए, अगर कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में जोर जोर से बोल रहा है एवं उसकी आंखें तथा चेहरा लाल है तो उसका प्रक्षेपण करके कोई व्यक्ति यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि व्यक्ति क्रोधित है। इस तरह से स्पष्ट होता है कि इस विधि में जो प्रक्षेपण होता है वो वस्तुनिष्ठ और वैयक्तिक होता है, जिससे व्यक्ति की सही निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद मिलती है। यानी इस विधि का ये गुण क्या है कि हम इस विधि में एक तो देख कर समझ लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं कि क्या हो, मतलब कि किस तरह का कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में व्यवहार कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा है, उसकी आंखें लाल है, मुंह लाल हो गया, तो क्या है कि वो क्रोध की व्यवस्था में, तो हमें देख के पता चल जाता है कि वो क्रोध का भाव प्रकट कर रहा है। इस विधि में मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र काफी विस्तृत कर दिया है। अंतर्निरीक्षण विधि का प्रयोग सिर्फ वयस्क व्यक्ति पर ही किया जाता था, फलस्वरूप मनोविज्ञान में सिर्फ इन्हीं व्यक्तियों की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता था। परंतु प्रक्षेपण विधि का प्रयोग छोटे छोटे बच्चों, वयस्कों, पागलों, अपाहिजों, पशु आदि पर भी आसानी से किया जाता है। तो जो अंतर्निष्ठ विधि थी उसके द्वारा क्या केवल वयस्कों पर, यानी जो अडल्ट होते हैं, जो मेच्योरिटी लेवल पे जो लोग होते हैं, केवल उनका ही अध्ययन किया जाता था, क्योंकि केवल वही उन क्वेश्चंस का आंसर या डाटा दे सकते हैं। परंतु इस विधि के द्वारा हम बच्चों पर भी बच्चों के संबंध में भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, पागल के संबंध में भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, विकलांग लोगों के संबंध में भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, पशुओं के संबंध में भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, इस विधि के द्वारा हम केवल ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, तो देख के ही हमें अधिक से अधिक चीजें पता चल जाती हैं। इस विधि द्वारा एक समय में एक से अधिक प्राणियों को व्यवहार का निरीक्षण आसानी से किया जा सकता है। जैसे यदि अध्ययनकर्ता भीड़ व्यवहार का अध्ययन करना चाहता है तो विधि का प्रयोग काफी आसानी से करके इस व्यवहार के बारे में जाना जा सकता है। यानी इस विधि के द्वारा एक से अधिक व्यक्तियों का भी निरीक्षण किया जा सकता है। इस विधि से प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकी विश्लेषण काफी आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि प्राय आंकड़े आवृत्ति प्रतिशत आदि में प्राप्त होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि प्रक्षेपण विधि से प्राप्त निष्कर्ष की वैधता काफी बढ़ जाती है। चूंकि प्रक्षेपण विधि में सांख्यिकी विश्लेषण संभव है तथा साथ साथ इसके द्वारा कई व्यक्तियों का एक साथ अध्ययन किया जा सकता है, इससे प्राप्त परिणाम का सामान्यीकरण अन्य दूसरे व्यक्तियों के लिए भी हो सकता है। अब बात करते हैं इससे संबंधित दोष के बारे में। प्राय यह देखा गया कि प्रक्षेपण करते समय प्रक्षेपण की अपनी पूर्वग्रह आवश्यकता है, मनोवृत्तियां आदि का भी प्रभाव उनके प्रक्षेपण पर पड़ता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रक्षेपण द्वारा किया गया प्रेक्षण वस्तुनिष्ठ न होकर आत्मनिष्ठ होता है। ऐसी परिस्थिति में प्राप्त निष्कर्ष बहुत अधिक विश्वसनीय तथा वैध नहीं होते। यानी हम किसी भी परिस्थिति में किन्हीं भी लोगों का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो ये वस्तुनिष्ठ नहीं, ये आत्मनिष्ठ है, क्योंकि हम जो देख रहे हैं, हम जरूरी नहीं जो हम देख रहे हैं सामने वाला भी वही देख रहा हो, दो तरफ का व्यू भी अलग अलग होता है। तो इस प्रकार ये इस विधि के द्वारा निकाला गया जो निष्कर्ष होता है वो वस्तुनिष्ठ नहीं होता बल्कि आत्मनिष्ठ होता है। इस विधि में प्राणियों के व्यवहारों का प्रक्षेपण कर उनकी मानसिक क्रियाओं के बारे में जानने की कोशिश की जाती है, परंतु इस दिशा में हमेशा सफलता प्रेक्षक को नहीं मिल सकती। तो क्या कहा जा रहा है कि इस विधि के द्वारा व्यक्ति के मानसिक व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है, यानी पता लगाया जाता है कि व्यक्ति क्रोध में है या फिर खुश है। तो जरूरी नहीं है कि हर परिस्थिति में ही हमें सफलता प्राप्त हो। एक उदाहरण लीजिए, गांव में अभी भी जब दो स्त्रियां एक दूसरे से काफी दिन पर मिलती हैं तो अपनी खुशी प्रकट करने के लिए रोती है। अब कोई भी प्रेक्षक रोने के लिए इस व्यवहार का प्रेक्षण करने पर इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि दोनों स्त्रियां किसी कारण से दुखी, जबकि सच्चाई है कि दोनों स्त्रियां अपनी खुशी प्रकट करें, यानी आंसू तो निकल रहे हैं। अब अनुसंधान करते हैं कि फिर मनोवैज्ञानिक तो समझ जाएगा कि ये रो रहा है तो इसका मतलब है कोई दुख होगा, परंतु आंसू तो खुशी में भी निकलते। तो इस प्रकार सेम परिस्थिति में वही निष्कर्ष निकलना जरूरी नहीं है कि वही निष्कर्ष भी निकले। ये हमारी आज की वीडियो, आशा करती है आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।